हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत मजे में होंगे, टनाटन फर्स्ट क्लास होंगे और पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो देखो यार, आज जो मेन बात चलेगी वो चलेगी पॉलिटी के ऊपर, यानी कि हमारा जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, या फिर आप एनडीए के पर्सपेक्टिव से कहो कि जीएटी का जो सेक्शन है, या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप से आप कहो कि जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, एसएससी के लिए जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, उसका मेन सेगमेंट इंडियन पॉलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखेंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको अलग से बताता चलूँगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो सकता है इस पीडीएफ में कुछ चीज़ें ना हो, इस नोट्स में कुछ चीज़ें ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर चलूँगा। तो आपको करना क्या है, एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और साथ में उसे नोट करते चलना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक टॉपिक देख रहे हो, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फ्रेमिंग? अरे ये क्या बात हुई, फ्रेमिंग फार्मिंग जैसा लिख रहा है यहाँ पे। तो ये है आपकी फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कैसे किया गया, क्या सारी चीजें हुई। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है, ये क्या है, फ्रेमिंग के बारे में हम बात करेंगे आज, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कैसे किया गया। देखो कुछ चीजें ऐसी हुई, ऐसी घटनाएं घटी हिस्ट्री में जिसकी वजह से इंडिया की जो पॉलिटी है वो धीरे धीरे एक बहुत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटी बनने लगी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गई। तो आज का जो सेक्शन है वो है इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो इंडियन पॉलिटी का बेसिक आज हम सीखेंगे और कौन से फीचर्स कहां से लिए गए थे, ये बात मैं आपको यहां तक आज बता दूंगा। तो देखो यार, कुछ चीजें ध्यान में रखना कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक साथ नहीं बन गया था, ये एक साथ नहीं बन गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि देखो सबसे मेन रीजन अगर मैं कहूं तो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। उससे भी बड़ा अगर एक रीजन कहूं तो वो था एक तरीके से नॉन सेक्युलर होना कंट्री का, नॉन सेक्युलर होना। एक और बड़ा रीजन था जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो है अनटचेबिलिटी। ये तो आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, बचपन से सीखते आ रहे होंगे, और कई बार आपने सोसाइटी में इस चीज को देखा होगा कि अनटचेबिलिटी कैसे की जाती है। अगर मैं अपने सराउंडिंग्स का एग्जांपल दूं तो जैसे कि मेरा विलेज जहां मैं रहता था, वहां पर मैंने कुछ चीजें देखी। जो स्वीपर्स होते हैं, या फिर हम बोलें जो गांव के भाषा में जिन्हें भंगी बोला जाता है एक तरीके से, तो ये लोग क्या करते हैं कि घर घर जाकर सफाई करते हैं और वहां से कुछ चीजें उन्हें मिलती हैं, जैसे रोटियां, खाना, जो चीज मिलती है उससे वो अपना पेट भरते हैं। तो भाई ये चीजें मैंने देखी सोसाइटी में, और मुझे एक और सेगमेंट देखने को मिला अपनी सोसाइटी का, वो ये था कि इन स्वीपर्स के साथ जो सोसाइटी के लोग थे, जो हायर कास्ट के लोग थे, वो लोग इन्हें छूना पसंद नहीं करते थे। यानी कि यहाँ पे टोटली एक अनटचेबिलिटी का सेगमेंट मुझे देखने को मिला, जब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये अनटचेबिलिटी है। लेकिन बाद में जब हम बड़े हुए तब हमने देखा कि यार हमारी खुद की सोसाइटी में आसपास ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो यार देखो, ये चीजें क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया की पॉलिटी के बढ़ने के लिए, ठीक है। तो यार देखो, ये चीजें कुछ हो गई, और भी बहुत सारे रीजंस थे हमारे, जैसे कि अंग्रेज आए, रेगुलेटिंग एक्ट लाए, कुछ बैटल हुए, उनसे रिलेटेड चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो देखो, इस चीज को समझने के लिए बहुत सारे सेगमेंट्स हमने देखे, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पाए कि हमारी जो पॉलिटी है वो क्या अचानक से इवॉल्व हो गई, अचानक से वो प्रकट हो गई। नहीं, हमारी जो पॉलिटी है वो इवॉल्व हुई, ठीक है। अच्छा, अब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो हम अपने गवर्नमेंट के नेचर की बात करते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का है। क्या है? फेडरल नेचर का है, लेकिन वो यूनिटरी फॉर्म भी फॉलो करता है। अब ये यूनिटरी और फेडरल क्या होता है, इस चीज के ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूँ यूपीएससी से रिलेटेड, और उसमें मैंने इसका डिटेल्ड डिस्कशन किया है, और वो हमारे चैनल शैडो ऑफ सक्सेस पे आपको यूपीएससी के सेगमेंट में मिल जाएगा। तो शैडो ऑफ सक्सेस पे अगर आप विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको ये जितना भी पॉलिटी से रिलेटेड मेन वीडियोस हैं, मेन जो लेक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी, जाकर आप देख सकते हो। खैर, आपको ये जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 10+2 की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसे समझना कि फेडरल क्या है, यूनिटरी क्या है।
तो इस पर हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पॉलिटी अगर इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, तो अब एक चीज़ तो होगी भाई कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा लाइफ में, यानी कि हिस्ट्री में, जब जाकर ये हमारी जो पॉलिटी है ये इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि कुछ बैटल्स हुए। देखो, मुगल आ चुके थे, मुगल आने के बाद फिर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि धीरे धीरे मुगल्स को यहाँ पर डाउनफॉल करने लगे और उनका राज लेने लगे। फिर वहाँ पर एक चीज़ होती थी कि नवाब वगैरह हुआ करते थे, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में रहते थे ब्रिटिशर्स के। तो एक बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। अब ये बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में होता है और क्यों होता है? बैटल ऑफ बक्सर होता है ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स और मीर कासिम, 3 लोग जुड़ते हैं वर्सेस मीर कासिम। मीर जाफर नहीं है, मीर कासिम है। मीर कासिम और प्लस सुजा उद्दौला। ये सिराज उद्दौला नहीं है, सुजा उद्दौला है, सुजा उद्दौला। ठीक है, याद रखना। और एक और हमारे बंदे जुड़ते हैं, वो है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ठीक है, ये देखो, जो मीर कासिम थे वो क्या थे? वो बंगाल के नवाब थे। कहाँ के? बंगाल के नवाब बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो शुजा-उद-दौला थे, ये कहाँ के नवाब थे? ये अवध के नवाब थे, अवध के नवाब। और शाह आलम सेकंड ये दिल्ली के नवाब थे। ठीक है, किसके? दिल्ली के नवाब थे। तो ये तीनों नवाब एक टीम में। और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये लड़ रहा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ये मुगल्स की जो सेना होती है ये हार जाती है। अच्छा, इसमें हारने का कारण क्या होता है कि मीर जाफर जो होता है वो मिला लेता है हाथ ब्रिटिशर्स से, और जिसकी वजह से तीनों हार जाते हैं और बहुत छोटा सा युद्ध होता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये हार जाते हैं और मीर जाफर अगला किंग बन जाता है, नवाब बन जाता है बंगाल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनके बीच में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में फिर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है रॉबर्ट क्लाइव और आपका शाह आलम के बीच में। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें 1775 की, ये बस एक डिटेल समझ लो, मैं ज़्यादा सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूँ। 1775 में गवर्नर जनरल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने नवाब की पोस्ट ही खत्म कर दी, नवाब की पोस्ट ही खत्म कर दी कि हट, अब कोई नवाब नहीं हुआ यहाँ पे, अब सबसे बड़े नवाब हम हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये लेकर आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट एक ऐसा चेंज था जिसने जो भी पावर्स थी गवर्नमेंट की, वो सेंट्रलाइज कर दी। क्या कर दी? सेंट्रलाइज कर दी। किसकी तरफ सेंट्रलाइज कर दी? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ सेंट्रलाइज कर दी। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट अब कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, अच्छा, एक और चेंज हुआ। पहला चेंज ये हुआ। दूसरा चेंज ये हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो बोला जाता था, अब उसकी पोस्ट को बढ़ाकर बंगाल का जो गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल, ये पीछे लिख लेना, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बन गया। तो बंगाल एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारी पॉलिटी के लिए। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर था, एक ऐसा पोर्ट था उन लोगों के लिए जो यहाँ से ही सारी चीज़ें वो कंटिन्यू किया करते थे अपनी। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इसी एक्ट के दौरान एक और चेंज होता है, और ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक डिसीजन होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो था वो कोलकाता में मतलब स्टैब्लिश किया जाता है। और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन होते हैं? सर एलिजा इम्फे। अरे ये क्या लिख लिया? इम्फे। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये क्या था? एक ऐसा चेंज था जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। इसमें आपका पावर सेंट्रलाइज कर दी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। एक और चेंज हुआ, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, BOC बनाया गया,
जो कि पॉलिटिकल मैटर्स को देखता था। अब ये जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी 1608 में स्टैब्लिश हुई थी, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर्स को भी अक्वायर करती चली गई थी और वहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट हासिल की थी जो कि पॉलिटी में वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड होने लगे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है एक पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट, अब ये क्या है देखते हैं भैया, ये क्या है पिट्स इंडिया एक्ट? क्या है? कुछ नहीं है भैया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें बस एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बनाया गया था जो कि बिजनेस मैटर्स को देखा करते थे। क्या देखा करते थे? बिजनेस मैटर्स को देखा करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट। अब ये चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। चार्टर का मतलब होता है एक आज्ञा पत्र। अब ये जो चार्टर एक्ट आता है, ये आता है सबसे पहले 1793 में, और ये बोलता है कि जो सैलरी है किसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये कहाँ से दी जाएगी? इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। एक मेजर यहाँ पे एक डिसीजन था, यानी कि ब्रिटिश के ये लोग हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं, और इंडिया से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से इन्हें सैलरी दी जाएगी। यानी कि जो टैक्स वगैरह से जो जनरेशन हो रहा है रेवेन्यू का, उसमें से इनकी सैलरी दी जाएगी। फिर इसके बाद एक और चार्टर एक्ट आता है, और वो चार्टर एक्ट आता है 1813 में। हर 20 ईयर्स के बाद एक चार्टर एक्ट यहाँ पे आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि राइट टू बिजनेस जो था, राइट टू बिजनेस, ठीक है, उसे अगले 20 साल तक बढ़ा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि जो मोनोपॉली थी, यानी कि जो मोनोपॉली थी वो यहाँ पर खत्म कर दी गई। मोनोपॉली किसकी खत्म कर दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ पे और भी कंपनी जो थी वो यहाँ पर ट्रेड करने लगी थी, ठीक है, इंडिया में। लेकिन इसकी जो मोनोपॉली थी वो चाइना के साथ रही। चाइना के साथ टी ट्रेड जो करता था ये, वो इसका स्टैब्लिश्ड वहाँ पर रहा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक और आता है चार्टर एक्ट, जिसे हम चार्टर एक्ट ऑफ कितने का बोलेंगे, जो अगला 20 साल के बाद आएगा, 1833 का। अब यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश इंडिया थी, एक्चुअल में ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी उसमें, और यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड बेंटिक। कौन बनते हैं? लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, टिक टिक बेंटिक। इसके बाद आता है एक और चार्टर एक्ट जो कि 1853 में आता है, और इस चार्टर एक्ट में क्या होता है, ये जो कंपटीशन था, कंपटीशन के लिए जो रिक्रूटमेंट होता था कंपनी ऑफिशियल्स के लिए, उनके लिए कंपटीशन को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, और यही एक कारण बना इसमें। ये 1853 का जो चार्टर एक्ट था, ये भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक कारण बना। ये जस्ट मैं ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। ज़्यादा डिटेल समझना है तो हमारे शैडो ऑफ सक्सेस वाले चैनल पे जाकर आप इसको देख सकते हो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। इसके बाद और क्या आता है? इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब देखो यहाँ पे देखो 1853 के बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से डूबती जा रही थी, क्योंकि इसके पास कर्जा भी बहुत हो रहा था और इसने सारी चीजें ब्रिटिश पार्लियामेंट की हैंडओवर कर दी थी। और 1857 में एक रिवॉल्ट भी हो गया था जिसमें इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अब ये रिवॉल्ट क्या था ये बाद में आपको कभी समझाएंगे कि क्यों हुआ था रिवॉल्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और इसमें क्या होता है कि जो थ्रोन था, यानी कि जो कंट्रोल था पूरे ब्रिटिश इंडिया का, वो पहुंचा दिया गया क्वीन को, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को। थ्रोन जिसे बोलते थे हम, यानी कि रानी को, महारानी को। और यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट की गई सेक्रेटरी जनरल की। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हम कह सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट सेक्रेटरी की एक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट की गई, जो कि ये सारी चीजें देखता था। चलो ऊपर 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 थोड़ा ऊपर आओ भाई। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे अगला एक्ट आता है। क्या एक्ट आता है? कौन सा एक्ट आता है? अब यहाँ पे आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, ये दो लोगों से बनकर मिलता है। ठीक है, कैसे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ? पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए, 1909 में ये हुआ। ठीक है, अब ये मॉर्ले जो था ये कौन था? ये सेक्रेटरी था, स्टेट का सेक्रेटरी था। और मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो था वो कौन था? वाइसरॉय था। ये सेक्रेटरी था
सेक्रेटरी, और ये वाइसरॉय था। इसे लिखते चलो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब बिठा दिया, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि मुसलमान अपना वोट अलग करेंगे और हिंदू अपना वोट अलग करेंगे। और इन्होंने इनकी जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके वाइसरॉय थे एसपी सिन्हा, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना, आगे बढ़ो। आगे हम आते हैं और यहाँ पे आता है एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू बोल लो यार, क्या ऐसे कैसे तो नाम है इनके, नाम ही नहीं बोले जाते मेरे से तो। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक और रिफॉर्म होता है और ये 1919 में होता है, 1919 में 1919 में होता है, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप किया जाता है। अब ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो आज हम देखते हैं कि सेंटर है एक और एक स्टेट है ना। तो ये यहाँ पर डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। अब स्टेट में भी डुअल हम देखते हैं, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, और भी कई सारी चीज़ जैसे IAS IPS जो होते हैं, है ना, वो लोग भी इसी प्रशासन का कहते हैं ना, एक शासन है दूसरा प्रशासन है, यानी कि एक गवर्नमेंट है एक सब गवर्नमेंट है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखो, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले आया था 1858 में, दूसरा आ रहा है 1935 के अंदर, काफ़ी ज़्यादा गैप है इसके बीच में, आप देख लो, ठीक है। अब ये जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? इसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड होता है ये इंडियन पॉलिटी पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। इस एक्ट के तहत 10 शेड्यूल जो थे वो ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, किसमें ऐड अप हुए, और अब जो है वो 12 शेड्यूल है, ठीक है। पहले जो ओरिजिनली थे वो थे 10 शेड्यूल, अब 12 है, 2 शेड्यूल और ऐड अप हो गए हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 14 पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आज के टाइम में 22 हो चुके हैं, ठीक है। ये लिखते चलना, ये नाउ ये अब के हैं, ये पहले जो ओरिजिनली हुए थे, ठीक है। इसमें पावर्स का जो डिवीजन हुआ 3 लिस्ट में हुआ, यानी कि पावर्स का डिवीजन हुआ इसमें 3 लिस्ट में, डिवीजन ऑफ पावर्स। अब ये जो पावर्स थी ये 3 लिस्ट में डिवाइड कर दी गई। पहला लिस्ट आपका आता है, आप कैसे भी लिख सकते हो वो आपकी मर्जी है। पहला लिस्ट आता है आपका कंकरेंट लिस्ट। दूसरा आपका आता है यूनियन लिस्ट, और तीसरा आपका आता है स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब जैसे स्टेट लिस्ट में जो स्टेट के ज़्यादातर काम है वो उसके हैंड ओवर कर दिए, जैसे एग्रीकल्चर हुआ आपका, है ना, लैंड से रिलेटेड हुआ, जस्टिस से रिलेटेड हुआ, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हुआ, स्टेट का भी काम है। कंकरेंट लिस्ट में ऐसा होता है जो दोनों ही मिलके करते हैं, और यूनियन में जिसमें यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पर ज़्यादा पावर होती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक असेंबली इलेक्शन भी किया जाता है, 1937 में असेंबली इलेक्शन होता है, और यहाँ पर अच्छा ये 1935 है, 1885 में ही आपकी कांग्रेस का गठन हो गया था। आज की कांग्रेस और तब की कांग्रेस में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। आज की कांग्रेस और तब की कांग्रेस में ज़मीन और आसमान का अंतर है, जबकि नेताओं की आइडियोलॉजी कुछ और थी, आज के नेताओं की आइडियोलॉजी कुछ और है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हम जब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी में डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं कि 100% वो लोग सही थे या 100% ये आज की गवर्नमेंट सही है, नहीं, सही तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो सकती किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनका एक पर्सनल पर्सपेक्टिव भी होता है। लेकिन अगर हम आज की कांग्रेस की बात करें तो उसे हम वर्स्ट कांग्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। और जबकि कांग्रेस हाँ एक बेटर क्वालिटी की एक कांग्रेस थी, जिसमें जो नेता लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा देश के बारे में सोचते थे। ऐसा नहीं आज के लोग नहीं सोचते हैं, आज के लोग भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो ज़्यादातर अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका था, ठीक है। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जब, ये क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC थी। अच्छा, इसके बाद और क्या होता है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और एक्ट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये एक्ट कब आता है, 1947 में, इसी दिन इसी ईयर में हमारी आज़ादी हुई थी। अच्छा, इसी एक्ट के तहत यहाँ पे पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन के
तहत जो इंडिया रूल किया जा रहा था उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने समझा कि कुछ एक्ट थे, कुछ चीज़ें थी, ये एक ब्रीफ मैंने डिस्कशन किया है, ये बस आपके दिमाग में रफली होना चाहिए। ठीक है, इनकी ईयर से याद होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आए, पहले आया कब आया, दूसरा आया कब आया। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहला 1858 में आया, रिवॉल्ट के बाद आया, और दूसरा 1935 में आया। बीच में भी कुछ एक्ट्स आते रहे होंगे, लेकिन हमने मेन जो चीज़ें थी वो अभी पढ़ ली है। अब आओ थोड़ा सा हमारे पीडीएफ पर। अब देखो पीडीएफ क्या बोल रहा है। Indian, the Constitution is set of fundamental principles according to which state और other organization are governed। यानी कि ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का एक सेट है, यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेस पर यहाँ पर जो स्टेट्स हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्न की जाती हैं या वो शासन प्रशासन जो भी है वो करती हैं। The Indian Constitution was framed by Constituent Assembly of India, set up under Cabinet Mission Plan of May 16, 1946। कैबिनेट मिशन प्लान हुआ जिसके तहत यहाँ पर ये बनती है। तो चलो थोड़ा सा इसका भी यहाँ पर हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान है क्या एक्चुअल में। देखो यार, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उठती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, ये लिखते चलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उठती है। अब ये डिमांड क्या होती है कि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1935 में इस डिमांड को उठाती है। अच्छा, 1935 में भी देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है ना। अच्छा, अब ये पहली बार यहाँ पर इसकी डिमांड उठाती है। क्या इसकी डिमांड उठाती है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। इसके बाद जो था ये इसका जो आइडिया था ये किसने पुट अप किया था? MN रॉय। इनका नाम याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो MN रॉय का आइडिया था। ठीक है, इसके बाद जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1940 में, जिसे हम ऑगस्ट ऑफर के नाम से जानते हैं। ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, अगस्त ऑफर, ठीक है। तो 1940 में ये अगस्त ऑफर होता है और इसके दौरान इस डिमांड को मान लिया जाता है। इसके बाद क्रिप्स आता है। क्रिप्स मिशन प्लान आपने सुना होगा, क्रिप्स, ठीक है। अरे ये तो डबल हो गई पी, क्रिप्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्रिप्स मिशन प्लान क्या कहता है? क्रिप्स मिशन प्लान, क्रिप्स जो आता है वो इंडिया में आता है और एक प्रपोजल देता है कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाया जाएगा। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाया जाएगा। क्रिप्स का जो प्रपोजल था वो मुस्लिम्स जो थे वो लोग इसे रिजेक्ट कर देते। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए था अपना अलग कंट्री, इंडिया से वो अलग होना चाहते थे। सबसे बड़ी बात यह है, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब भैया रिजेक्ट कर दिया तो 1940 में तो यहाँ पे भैया मिलने नहीं वाली अब आज़ादी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तब बनना चाहिए था, तब बना नहीं। तो यानी कि कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपस के मतभेदों ने हमारी आज़ादी में और ज़्यादा समय लगा दिया, है ना। वरना अगर जब अलेक्जेंडर आया था, जब पोरस से युद्ध हुआ था, तब ही अगर तक्षशिला पोरस महाराज पुरु का अगर साथ देता तो वहाँ पर अलेक्जेंडर कभी आगे न बढ़ पाता। अलेक्जेंडर कभी जीत कर नहीं जाता, हार कर ही जाता। लेकिन धोखे की वजह से, आपस की रंजिशों की वजह से इंडिया हमेशा से हारता आया है। और आज भी इंडिया सिर्फ इसी वजह से पिछड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग आपस में मिलकर नहीं रहते हैं। और मिलकर भी कैसे रहें यार? सबसे बड़ा यहाँ पर धर्म आ जाता है, क्योंकि एक धर्म किसी धर्म की इज्जत करता है तो दूसरे धर्म को भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, जो कि वो यहाँ आजकल नहीं हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बातें हो गई एक्स्ट्रा, लेकिन कोई बात नहीं, करनी चाहिए कभी कभी। अब आता है कैबिनेट मिशन। ये रिजेक्ट हो गया, अब दोबारा से कुछ जुगाड़ बनाई जाती है कि भाई फिर से आ जाओ कैसे भी। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अब ये जो प्लान था ये क्या करता है कि इस प्लान के तहत यहाँ पर कुछ मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस होता है। कौन? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एक स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है,
स्टैनफोर्ड क्रिप्स जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग यहाँ पे मेन होते हैं। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक कैबिनेट मिशन में कौन कौन था, अगर इसे आपको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है तो ये लो सर एमे ही आ गए मिशन कैब में। लो सर एमे ही आ गए एक मिशन कैब में। तो लो से लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस हो गया आपका, और सर से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गया, एवे से हो गया आपका एवी अलेक्जेंडर, और मिशन कैब से आपका कैबिनेट मिशन हो गया। ये एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है, जुगाड़ अभी की अभी। चलो कोई बात नहीं, याद कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि कैबिनेट मिशन कब हुआ था। अब इधर देख लो, तो ये मई 16 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान होता है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाती है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, इसकी कंसिस्टेंसी क्या थी, यानी कि इसमें क्या क्या थे, कंसिस्टेंसी क्या थी, क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहली बात, टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो थी 389, ठीक है, जिसमें से 93 जो थी वो कौन थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग कब होती है इसकी, फर्स्ट मीटिंग होती है आपकी 1946 और 9 दिसंबर को, ठीक है। सबसे पहले जो टेम्पररी इसके प्रेसिडेंट होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। अच्छा, लेकिन इसके बाद ये टेम्पररी थे, क्या थे, ये टेम्पररी थे। इसके बाद जो मेन यानी कि जो परमानेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये पहले प्रेसिडेंट भी इसके बनते हैं, ठीक है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो होते हैं। इतनी चीज़ें समझ आई। इसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। अच्छा, 13 दिसंबर 1946 को, कितने को, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने, कौन से नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पर डाला था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे डाला था। असेंबली मीट एज लेजिस्लेटिव बॉडी हेडेड बाय जीवी मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर जो थे उन्होंने इसको हेड किया, ठीक है, जब असेंबली मिली। इसके बाद 3 जून को एक प्लान जो था, 3 जून प्लान जिसे बोलते हैं, माउंट बेटन प्लान और डिकी बर्ड प्लान भी हम उसे बोल देते हैं, वो हुआ। इसमें 11 सेशन, 2 साल और 11 महीने 18 दिन इसमें लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। पहली बार में सिर्फ 15 वुमेन थी इसमें, ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। तब इसमें सिर्फ 15 आर्टिकल्स थे, आज तो कई सारे आर्टिकल्स हैं। और इसके बाद यानी कि पहले जो 15 आर्टिकल्स थे वो सबसे पहले केम इनटू फोर्स, यानी कि सबसे पहले फोर्स में आए, सबसे पहले वो लागू हुए इसके कंट्री में लागू होने के बाद, ठीक है। और 26 जनवरी को इसको पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है, क्योंकि लाहौर सेशन में इसे सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पे एक और बार देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, मैंने यहाँ पे 389 मेंबर्स बताया है, या 385, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, या आसपास ही रहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्ट ऑफ 385 मेंबर्स, विच ऑफ 292 वर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, while 93 वर nominated by princely states. To these were to be added representative each from the 4 chief commissioner provinces, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कूर्ज और यहाँ पे ब्रिटिश बलूचिस्तान जो था। BN राव वॉज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये BN राव है, MN रॉय नहीं है, ठीक है, अपॉइंटेड एडवाइजर ऑफ असेंबली। इसके बाद फर्स्ट मीटिंग जो थी दिसंबर 9 1946 को हुई, जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके इंटरिम प्रेसिडेंट बने। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट। फिर इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रिपेयर किया गया, ठीक है। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था, ये ड्राफ्ट करने लगी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कब, कहाँ, कैसे बना, क्या चीज़ें उसमें होंगी। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया और फाइनली नवंबर 26 1949 को इन्होंने इसे पास करा दिया, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किसने किया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। और भी कई सारे इसमें मेंबर्स थे, जैसे गोपाल स्वामी अयंगर थे हमारे, अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, दोनों भाई आप मान लो। एक KM मुंशी थे, डॉक्टर KM मुंशी। एक आपके माधव राव थे, जिन्हें BL मित्तर से रिप्लेस किया गया बाद में।
सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, कई सारे मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, लेकिन हेड किसने किया था? BR अम्बेडकर ने हेड किया था। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो द लास्ट सेशन जो था असेंबली का वो 24 जनवरी 1950 को हुआ और अनएमसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया और 284 जो मेंबर थे असेंबली के उन्होंने ऑफिशियल कॉपीज पर साइन भी किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तभी इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से कंप्लीटली, और इसी को हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months 18 days टू कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी मैं बता ही चुका हूँ आपको कितना टाइम लगा था। अच्छा, ओरिजिनली क्या थे इसमें? टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर 395 आर्टिकल्स थे सिर्फ। ओरिजिनली सिर्फ 395 आर्टिकल्स थे, जिसमें से 15 आर्टिकल सबसे पहले केम इनटू फोर्स आए थे, यानी सबसे पहले लागू हुए थे। आज के ज़माने में 445 या 444 के आसपास आपके आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तब 8 शेड्यूल थे, अब 12 हैं। और देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको 10 शेड्यूल किसी एक्ट के तहत आपको मिले थे। कहाँ गया, ये रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। यहाँ पे 10 शेड्यूल्स इन्होंने बात की थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट में आया तब 8 शेड्यूल्स थे उस टाइम पे। फिर आज के टाइम पे प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हैं। अब शेड्यूल क्या होते हैं ये बाद में हम समझेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसे समझने की। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जुलाई 22 1947 को। ठीक है, और ये किसने, ये याद रखना किसने डिजाइन किया था? पिंगाली वेंकैया, जो कि आंध्र प्रदेश के थे, उन्होंने इसे डिजाइन किया था। तो हमारे जो ट्राई कलर के डिजाइनर हैं उनका नाम ही नहीं हम जानते हैं कभी, है ना, उनका नाम है पिंगाली वेंकैया या पिंगली वेंकैया, आप कैसे भी इसका नाम इनका नाम कैसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो प्रीएम्बल की बात आती है। प्रीएम्बल को हम किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि प्रीएम्बल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, तो अब तक हमने यहाँ तक इतनी चीज़ें हमने कवर अप कर ली। प्रीएम्बल अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना आज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने आपसे बोला था कि कौन सी चीज़ें कहाँ से, ये भी मैं समझाऊंगा, लेकिन यार इसको समझाने का कोई अभी मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रीएम्बल नहीं समझोगे ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो प्रीएम्बल एक्चुअल में है क्या वो थोड़ा सा समझ लो। प्रीएम्बल एक हम कह सकते हैं एक प्रीफेस है। क्या है? प्रीफेस है। अगर आपको प्रीएम्बल समझना है ना बहुत बेहतरीन तरीके से, प्रीएम्बल अगर समझना पूरा डिटेल में मजे से कि एक भी क्वेश्चन छूटे ही ना प्रीएम्बल का, तो आपको शैडो ऑफ सक्सेस चैनल पर जाना है। ठीक है, कहाँ पर? शैडो ऑफ सक्सेस पर, और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपीएससी ऑन हैंड्स की, या आप यूपीएससी ऑन हैंड्स भी सर्च करोगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक प्रीएम्बल का एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, बहुत डिटेल में मैंने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझाया है। यहाँ तो हम शॉर्ट में चलेंगे, लेकिन अगर डिटेल में आपको जानना है, थोड़े से इच्छुक हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए, तो आपको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कई बार। तो ये चीज़ें आज हमने सीखी। प्रीएम्बल के बारे में हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ये एक प्रीफेस है। जब तक आप इस प्रीएम्बल को शैडो सक्सेस चैनल पे आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। बाकी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में से कवर अप करेंगे ही। सो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। सीरियस लेक्चर है, इसलिए आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। बाकी आपको नोट करते चलना है हर चीज़ को, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है यार, बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास सफाई रखिए, अपने आप लोगों का ध्यान रखिए, बाहर ना निकलिए, मास्क वगैरह पहन कर रहिए, और हॉस्पिटल जाने से थोड़ा सा बचिए अभी, क्योंकि हॉस्पिटल गए तो शायद जिंदा ना हो, क्योंकि थोड़ा सा घपलेबाजी चल रही है आजकल। फिर भी अपना ध्यान रखो, और कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे लड़ने की ज़रूरत है। और लड़ा कैसे जाएगा? साथ में आकर, मास्क पहनकर, सारी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो अप करके, सैनिटाइज करके। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।